नमस्ते एंड वेलकम टू द भारत डिफाइंस। आज हम बात करने वाले हैं उस न्यूज़ के बारे में जो लगातार खबरों में बनी हुई है। देखिए, पाकिस्तान में तख्तापलट होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। जैसे कि हमें पता है कि आर्मी और पाकिस्तान ये एक ऐसी चीज़ है जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। हमेशा से ये चीज़ कही जाती रही है कि देशों के पास आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें आर्मी के पास एक देश है। तो इसी कड़ी में हमें ये न्यूज़ मिलती जा रही है लगातार कई दिनों से कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन एक बार सीज़ फायर हो चुका है कल से। लेकिन इस सीज़ फायर होने के बाद भी पाकिस्तान की सेना बार-बार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रही है, उसको वायलेट कर रही है। और इसी इसी चीज़ से हमें ये चीज़ समझने को मिल रही है कि क्या पाकिस्तान में तख्ता-पलट होने वाला है? क्या आर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और सरकार की बात बिल्कुल नहीं मान रही है आर्मी? इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं, क्योंकि इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि वहाँ पे लगातार तख्ता-पलट होते रहे हैं। तो चलिए समझते हैं हम इस वीडियो में आगे इस चीज़ के बारे में। देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान में हो क्या रहा है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक मैप का सहारा लेते हैं और इस मैप के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं पाकिस्तान के ऊपर। पिछले 2-3 दिनों से एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं, ठीक है? जिसमें हमने देखा है कि पीओके के कुछ एरियाज़ में और मेनलैंड जो पाकिस्तान का जो एरिया है, ठीक है? जिसमें ये बहावलपुर है, यहाँ पे ये मुरीद के नाम की जगह है, ठीक है? इन सारी जगहों पे पाकिस्तान की तरफ अटैक किया है भारत ने। और ये अटैक क्यों हुआ है? जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है इस चीज़ में। और इसके बाद पाकिस्तान ने कंटिन्यूअसली, अब चूंकि इंडिया में अगर हम क्लोजली मॉनिटर करें इस चीज़ को, तो इंडिया में कोई ऐसी एज सच कोई टेररिस्ट कैंप्स या एक्टिविटीज़ होती नहीं है। तो पाकिस्तान टारगेट करेगा किस चीज़ को? उसने, जैसे कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो उसने इस कड़ी में भारत के मिलिट्री टारगेट्स पे कब्जा उसने अटैक किए और साथ ही सिविलियन टारगेट्स पे भी उसने अटैक करने की कोशिश की। और इसी के बाद भारत ने भी कई बार उसको पलटवार किया। तो ये पूरी सिचुएशन है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हाल फिलहाल में चल रही है और पूरे वर्ल्ड में ये कि ये न्यूज़ बनी हुई है। आगे इसमें देखते हैं कि करगिल वार जो रहा है 1999 का, ये कैसे रहा और क्या बैकग्राउंड रहा है इसमें। देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये चीज़ समझना होगा कि करगिल वार भी एक ऐसा टाइम था जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। और उसी लड़ाई के बाद पाकिस्तानी जो सेना थी उसने ओवरथ्रो कर दिया था वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया था। तो जो इस टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है उससे हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं जो 1999 में हो चुका है। वहाँ पे 3 मई से लेकर के 26 जुलाई तक लड़ाइयाँ चली करगिल में। और उसके बाद भारत विजयी हुआ इसमें और विजय दिवस हम मनाते हैं आज, ठीक है, 26 जुलाई को। लेकिन ये जो था, ये सरकार को इस बात की बिल्कुल भनक ही नहीं थी। जो पाकिस्तान की सरकार थी उस टाइम पे, जो इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं, अ, शहबाज शरीफ जो हैं, इन्हीं के बड़े भाई नवाज शरीफ उस टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर थे। और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं है कि ये करगिल वॉर प्लान कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ। फिर बाद में इनकी हार होती है पाकिस्तान की, और ये उसके बाद ये उनको डिथ्रोन कर देते हैं, उनको पद से हटा देते हैं और पावर सीज कर लेते हैं सीधे 12 अक्टूबर 1999 को। तो यानी हम ये चीज़ देख सकते हैं कि भले ही पाकिस्तान हार जाए, लेकिन एक बार पलट के वापस ज़रूर आता है लड़ाई करने के लिए फिर से। तो इस चीज़ में हम ये देख सकते हैं कि अभी कल ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दोनों ने इस पूरे मामले में सीज़ फायर करा दिया है, ठीक है? लेकिन इस बार पाकिस्तान फिर सीज़ फायर को वायलेट कर रहा है, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी अच्छे से कि पाकिस्तानी सुधरने वाले नहीं लग रहे हैं, ठीक है? और ये ऐसी सिचुएशन बन रही है जैसे लग रहा है कि कारगिल वॉर के टाइम पे बनी थी, जब पाकिस्तान हारने के बाद, इतनी मुंह तोड़ की खाने के बाद, पाकिस्तान फिर से लौट कर आ रहा है और अब तख्ता पलट करेगा, क्योंकि उसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उस पे उसे भरोसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये डिक्टेटर्स जो हैं पाकिस्तान के, ये कैसे रहे हैं। देखिए, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का कार्यकाल ही नहीं पूरा कर पाया है। सबसे बड़ी बात तो यही है। जिसमें आप देख लें बीच में, तो ये अयूब खान नाम का एक डिक्टेटर था यहाँ पे, फिर याहिया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, ये सभी मिलिट्री लीडर्स थे, ठीक है? ये और इन लोगों ने पूरा रूल किया पाकिस्तान पे। जितनी पाकिस्तान की आज लाइफ है, 80 साल होने जा रहे हैं, ठीक है? और इस 80 साल की लाइफ में पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम ये राज किया है मिलिट्री ने ही, ठीक है? तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये एक मिलिट्री स्टेट है। एक ऐसी देश है ये जहाँ पे मिलिट्री के पास एक देश है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, अब अगर आगे क्या होगा, अगर ये पाकिस्तान जो है, अगर ये मिलिट्री रूल में चला जाता है और ये शहबाज शरीफ को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, और वहाँ की जो मिलिट्री है, असीम मुनीर जो वहाँ पे सेनाध्यक्ष हैं, अगर वो उसे कब्जा कर लेते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो फिर इससे आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो है रेडिकलाइजेशन। ये मैप आप समझिए इस चीज़ को। इसमें हम क्लोजली देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का एथनिक मैप है, यानी कि जातीय मैप है। यहाँ पे नस्लें दिखाई जा रही हैं कि कौन कौन सी नस्ल के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। सबसे पहले ये रीजन जो देखिए, ये है पंजाब, जो कि पाकिस्तान का हार्टलैंड है, ठीक है? और इस हार्टलैंड के अलावा ये जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है, ये है सिंध का,
ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये सिंध रीजन है। और ये जो मटमैले कलर में आपको दिख रहा है, ये है पंजाब रीजन, जो कि पाकिस्तान का हार्टलैंड है। ठीक है, सारे पाकिस्तानी जो जनरल्स होते हैं मेन इसी पे फोकस्ड रहता है, इनका पूरा एरिया, पाकिस्तान का सारा डेवलपमेंट सिर्फ इसी एरिया में होता है, और इन सारे एरियाज को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत सिंध को भी दे देते हैं, बाकी ये रहा बलूचिस्तान और ये रहा खैबर पख्तूनख्वा, ये टोटली नेग्लेक्ट कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तो जैसे ही आर्मी टेक ओवर करेगी यहाँ पे, एक्सट्रीमिज्म रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, कट्टरपंथी और हावी हो जाएंगे। ठीक है, सरकार में समाज में उनका रुतबा और बढ़ जाएगा, टेररिज्म को और बढ़ावा देंगे। ये इसके बाद फिर से पाकिस्तान में अटैक करेंगे। जैसे हमने देखा था कि जैसे ही पाकिस्तान की हार हुई थी 1999 करगिल में, उसके बाद उसने अटैक्स बढ़ा दिए थे इंडिया पे, और उसे बोलते हैं कॉवर्ट अटैक्स। ठीक है, यानी कायराना हमले। जैसे हमने देखा था कि 2001 में हमारी संसद के ऊपर हमला हुआ था। ठीक है, और उसके बाद 2008 में मुंबई पे हमला हुआ था 26/11 का। तो ऐसी चीजें हमें देखने को लगातार मिलेंगी, और इसी से कनेक्ट होता है, कनेक्शन आपको मिलेगा ओसामा बिन लादेन का, जिसने 9/11 किया था अमेरिका पे भी। ठीक है, तो टेररिज्म को भी ये सपोर्ट करेंगे, फिर एक्सट्रीमिज्म को, क्योंकि सीधी बात है, ये सामने सामने की लड़ाई में तो ये जीत नहीं पा रहे हैं, तो फिलहाल ये यही काम करेंगे जब इनकी एक रेडिकल सरकार आ जाएगी, जस्ट लाइक बांग्लादेश। जैसे अभी हमने बांग्लादेश में देखा, वहाँ की सरकार पे क्या कर रही है, वो जो वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदूज हैं, उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। तो ये सेम काम पाकिस्तान में भी होने लगेगा, और रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथ और चरमपंथी हमले बढ़ जाएंगे, टेररिज्म, आतंकवाद बढ़ जाएगा, और इन सब चीजों से क्या होगा, डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा ये कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट है भारत का और भारतीय उपमहाद्वीप, ये पूरी तरीके से डीस्टेबलाइज होगा। अब सपोज कर लीजिए ना कि आपके बगल में एक ऐसा आदमी खड़ा है जो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है, तो डिस्टेबलाइज तो हो ही जाएगा इंसान। ठीक है, ये चीज़ है, और सेपरेटिज्म को सबसे बड़ी बात बढ़ावा मिलेगा। ये क्या है, ये आप समझिए इस चीज़ को, ये पाकिस्तान का ये पंजाब है, और पंजाब इंडिया में भी है। तो जो इंडियन पंजाब है, उस पंजाब में इन लोगों ने बहुत पहले इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया था, यानी कि हथियारबंद समूहों को इन लोगों ने बढ़ावा दिया था जब 1980s की बात थी, दौर चल रहा था। और उसी के चलते हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका भी देहांत हुआ था इसी कारण से। ठीक है, तो ये पंजाब में भी मिलिटेंसी को बढ़ावा दे सकते हैं, जम्मू कश्मीर में तो ये कर ही रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को ये बहुत तेजी से बढ़ावा देंगे। क्यों? क्योंकि इनका मेन मकसद ये रहेगा कि अब हम सीधी लड़ाई में भले भारत को ना हरा पाए, हमें एक ऐसी लड़ाई में भारत को हराना है जिसमें हम सामने से ना लड़ रहे हों। ठीक है, और हम पीछे से हमला कर रहे हो और सामने कोई और हो। तो ये सेपरेटिज्म को भी बढ़ावा देंगे, रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देंगे, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, साथ ही क्या करेंगे, ये सर्विंग चाइनाज इंटरेस्ट, ये चाइना के इंटरेस्ट में है। देखिए, मेन बात क्या है, भारत एक बहुत बड़ा कंटेंडर है चाइना का। चाइना क्या है, आज ग्लोबल हब है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई यूनिट का, सप्लाई चेन का। और इंडिया धीरे धीरे उसकी जगह लेता जा रहा है, क्योंकि चाइना ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। जैसे कि ताइवान पे वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है, अमेरिका की बातें नहीं मानता है, और वेस्टर्न पावर्स को हमेशा आंखें दिखाता रहता है वो। ठीक है, तो ये जो उसका स्टांस है किसी भी चीज़ पे, ये जो वो अपना रुख अख्तियार कर लेता है, इस चीज़ पे हमेशा से वेस्ट का नज़र खराब रहा है। और जिस तरीके से वो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसी पावर्स को सपोर्ट करता है जो पूरे वर्ल्ड के जो भी स्टेबलाइज्ड तरीके से जो सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम जो बना है, उसको चाइना लगातार चैलेंज कर रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो इंडिया को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं कि एक सप्लाई चेन इंडिया बन जाए, जो कि एक बहुत बड़ा हब बने और चाइना का वो कॉम्पिटिटर भी हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन भी उतनी ही है, और उनसे ज़्यादा हमारे पास स्किल्ड लेबर हमारे पास हो सकते हैं। तो चाइना ये ज़रूर चाहेगा कि भारत पीछे जाए और उनका युद्ध हो पाकिस्तान से। तो ये चाइना का भी इंटरेस्ट सर्व करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर में हो रहा है। वेस्ट नहीं चाह रहा है कि रशिया स्ट्रांग होने पाए, व्लादिमीर पुतिन स्ट्रांग होने पाए, और इसीलिए वो पैसा और हथियार देकर के यूक्रेन को लड़ा रहे हैं, ताकि रूस कमजोर हो जाए। तो इसी वजह से भारत भी इस जाल में नहीं फंसना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान से लड़ करके अपने आप को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा नंगा देश है, जिसके पास कुछ है नहीं। अगर वो दूसरा कोई रोटी फेंकेगा तो पाकिस्तान खुद ही उसके पास आएगा लड़ने के लिए। हथियार अगर उसे पाकिस्तान को मिलेंगे तो वो लड़ाई करेगा। लेकिन भारत के ये हक में नहीं है कि भारत ये चीज़ करे अभी फिलहाल। हो सकता है कि आगे कोई लड़ाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई हमें भारत को पड़ने की जरूरत नहीं है। और ये इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो ये सीधे सीधे चाइना के ही हम फंसे फंसाए जाल में फंस जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं ना कि जो सांप पालेगा उसको सांप काटेगा भी, उसको वही सांप काटेगा। तो एक अफगान प्रॉब्लम भी है इनके साथ। देखिए, अगर ये इतना रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ जाएगा, तो सबसे पहले ये जो आपको डूरंड लाइन ये दिख रही है, ये सेम, ये डूरंड लाइन जो है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती है, ये काफ़ी टेंस सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों लाइंस के चारों तरफ, दोनों तरफ सिर्फ अफगान ही रहते हैं, और ये मेनली यही मानते हैं कि हम पाकिस्तान का पार्ट है ही नहीं, वी आर द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भी बहुत ख़राब होने वाली है। तो हमने इस वीडियो में ओवरऑल देख लिया कि अगर यहाँ पे मिलिट्री कू होगा,
अगर यहाँ पे तख्ता पलट होगा तो क्या क्या सिचुएशन आने वाली है, पूरी दुनिया के लिए समाज ठीक नहीं होगा। आने वाले समय में आतंकवाद को, कट्टरता को बहुत बढ़ावा मिलेगा, और ये सिर्फ भारत ही नहीं, ये वेस्टर्न पावर्स को भी ये आंखें दिखाएंगे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन इन्हीं के यहाँ मिला हुआ था। ठीक है, और इसी समय पाकिस्तान ने इनको बचा करके रखा था। तो यहाँ के जो आतंकवादी हैं वो पूरी दुनिया में आतंक फैलाएंगे, और ऐसा होना किसी के भी हित में नहीं होगा। जैसा कि हम बांग्लादेश में देख रहे हैं कि वहां पे सरकार जैसे ही शेख हसीना की गई, पूरी तरह से रेडिकल्स हावी हो गए हैं और पूरी सरकार पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो एक ऐसा पाकिस्तान जिसपे मिलिट्री रूल हो, वो कतई सही नहीं है, दुनिया के लिए भी नहीं और भारत के लिए भी नहीं। चलिए, ये चीज़ हमने अच्छे से समझ लिया आज की वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द भारत डिफेंस, ये देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, और बने रहिए आगे, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। थैंक यू।